दिल्ली को रवानगी। पिछले 5 साल से 5 पानियों के देश की फिजा बहुत खामोश हो गई। लगता कि इसने भी सियासी बंदों की तरह दिन रात अपने मखोटे बदलने शुरू कर दिए हों। कभी महसूस होता कि दरिंदों जैसे इंसानों ने कुदरत पर कब्जा जमाने की पक्की ठान रखी है। रात के खाने के साथ ही आदमियों की तरह कुत्ते भी घरों में छुपके चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे भौंकना उनके स्वभाव में से मनफी हो रहा हो। गलियों में पसरे सन्नाटे की उन्हें गहरी गंभीर समझ आने लगी हो। दुख, साजिशी सन्नाटे की चादर को अगर कोई चीज़ लीर लीर करती तो सिर्फ ठा ठा और बैनों से आपों और रोने धोने की दिल चीरती आवाज़। अगर कहीं मातमी धुन के दौरान कंधों के बीच कोई गर्दन उठती दिखाई देती तो अंधेरे के संगी साथियों के हाथों सदा के लिए गायब कर दी जाती, अलग पहचान की खातिर। नफरत की खेती बाड़ी भड़काने वाले पानियों के सहारे घनी और ऊंची होती गई। मालकों और पालकों को नतीजे की भरपूर उम्मीद दिखने लगी। कच्ची कुंवार डंडलों को बेरहमी से तोड़ते मरोड़ते हाथ पाक पवित्र गर्दाने जाने लगे। अपनों के लहू में पराये दाखिल हो गए लगते, जिसके कारण अलग लोच और सोच का सुर उभरता। पवित्र स्थानों से नफरत के बारूद से भरे मिसाइल भरपूर रूप में दागे जाते। घरों के अंदर दीवारें उठने लगी। फुर्सत के पलों में मैं पंछियों को आकाश में उड़ते देखता। वो कभी किसी पेड़ पे और कभी किसी घर के बनेरे पर बैठते, हदों सरहदों से नावाकिफ। और ये सब उनके लिए बेमानी, जैसे सब जमीन आसमान उनका घर हो। मेरी सोचें उनकी परवाज़ों के पीछे पीछे उड़ती और बहती जाती। महसूस ही ना होता कि मैं ज़मीन पे हूँ। लोग तंग परेशान कि दिन चढ़ते ही कभी किसी पिंड तो कभी किसी पिंड मुकाने जाने की तैयारियां करते। मुटियारों, उधेड़ उम्र और बुजुर्ग औरतों के सिरों के दुपट्टे सफ़ेद और मुंह पोनी जैसे सफ़ेद दिखते। सरों के लाल दुपट्टों और चेहरों पर चमक मारती लाली को लगता था जैसे बेसिमत आंधी अपने साथ ही उड़ा ले गई थी। वेहड़ों में फूड़ियां बिछना आम सी बात होके रह गई। एक बुजुर्ग हमारे गुरुद्वारे की पीपल के थड़े पर बैठा अक्सर बात करता। मुल्क पे भारी वक्त है लोगों, हमलों के बाद इस तरह का खून खराबा देख रहे हैं। फिर जैसे लाचारी में कहता, सतगुरुओं के स्थानों पर बैठ के जो साजिशें मंसूबे घड़ते हैं, उनके दिलों में सतगुरु आप आ बैठे तभी ये कला निबटनी है। चलो, कुदरत एक दिन तो लोगों पर मेहरबान होगी। धर्म और न्याय के बल पर ही धरती आसमान थमे खड़े हैं। रोजाना बेकसूरों के गायब होने की तरह भरी गर्मियों में बिजली के दर्शन ना के बराबर होने के बावजूद दहशत और कत्लो गारत से डरे हुए जवान जहान लड़के और परिवार के बाकी जी अंदर ही सोते, ताले लगा के रखते। लोग मुटियारों लड़कियों को छुपा छुपा रखते, जैसे चोरी से उठा ले जाने वाली चीजें हों। हिफाजत के लिए उठे हाथ कलम कर दिए जाते। निरा यमराज। हथियारों से विचार बदलने की उमक कोशिशें होती। तुन्नी मुन्नी एक बराबर, दाढ़ी काटना या बांधना दोनों गुनाह के फतवे जारी होते। कुछ एक लोगों की ऐसी जहनी चढ़त देखते हुए इंसाफ पसंद धरती पुत्र लोगों की एकता और इकता के वास्ते दिन रात इस बिरादर कुश जिद्दोजहद के खिलाफ काफले बना के चलते। लोग दिल के गहरे जख्मों पर हमदर्दी भरे बोलों से मरहम पट्टी करते, उनको अपने साथ मिलाते, लफ्ज़ों के सफ़ेद कबूतरों को सरेआम फिजा में उड़ाते। और फिजा ने बेज़बानों की ज़बान अपने अंदर समो ली और रोज़ होने वाली अनेक दिलदोज़ वारदातों का गवाह और नए ओटों की ओट बन गया। फिर वो दिन आ गए जब खला खुद दीवार बन गया, एक निरी फौलादी ढाल जिसकी खुद ही मिसाल। एक आवाज़ जिसने दूसरों की ज़बान को बंद करना चाहा, वो चुप करा दी गई। घुटनों तक लंबे लटकते हाथ धरती पे बेहरकत होकर रह गए। खला में सरकारी सहम और धड़कन से खाली मरियल सी जिंदगी मैंने पहली बार देखी। जलंधर शहर में अंग्रेजी हुकूमत के वक्त एक बार कर्फ्यू लगा सुना था, वहाँ दूसरी बार और समूचे पंजाब में पहली बार ये मंजर देखा। टामे टामे कुत्तों और पंछियों समेत सड़कों पे फौजी, नीम फौजी दस्ते घूमते। कर्फ्यू लगे शहर में सचमुच वीरानी फैली दिखाई देती। जिन गलियों बाजारों में 2-3 दिन पहले रौनकें और बच्चों के खेलने मिलने के नज़ारे देखे थे, वहाँ गहरा सन्नाटा पसरा लगता। सचमुच जैसे शहर में से बंदे, तीवियां और न्याने सब कहीं चले गए हों। खौफ ने मासूमों के हाथों से गुब्बारे और छोटों बड़ों के होंठों से झरते हंसी के फव्वारे छीन लिए।
مکان دکان کھنڈروں کی ڈراؤنی چپ میں تبدیل ہو گئے۔ بیچ بیچ میں محسوس کرتا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا آ رہا ہے۔ میں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا، میرے اپنے ہی وہم کے سوا کوئی نہ ہوتا۔ جلتی بھڑکتی سر سے پیر تک لگی آگ کسی کا لحاظ نہ کرتی، آخر تخت کو جا لگی۔ قومی اور قومیتی آوازیں راجدھانی میں ہی صدا کے لیے خاموش کر دی گئی۔ بڑا درخت گرا تو دھرتی کانپ گئی۔ دن رات بدلہ خور بن گئے۔ بے قصور اور معصوم ہاتھ زندگی کی خیر مانگتے آپس میں جڑے ہی رہ گئے۔ گھروں کے اندر خوف زدہ اور پاس پڑوس میں پناہ لے کے بیٹھے لوگ آگ کی بلی چڑھا دیے گئے، جیسے انہوں نے ہی گناہ برا یہ کام کیا ہو۔ جادو سر چڑھ کے بولا، لوتھوں لاشوں پہ پیشاب، بے رحم قتل، گلوں میں جلتے ٹائر اور جبری زنا کی وارداتیں اس طرح ہوئیں جیسے پرائے ملک کے دھاڑوی کروا رہے ہوں۔ خون کا بدلہ خون سے لیں گے کہ نعرے بجلی کے آلات میں سے سنائی دیے۔ انصاف پسند اور حساس لوگ امن شانتی کی اپیلیں کرتے۔ بہتوں کی راتوں کی نیند اندھیرے ہی میں گم ہو گئی۔ کئی بار بات پوری نہ ہوتی کہ ہونٹ پھڑک کے رہ جاتے۔ ان غیر یقینی اور شک بھرے حالات میں بھائی نے مجھے صلاح دی کہ پگڑی اتار کے اور بال تھوڑے اور چھوٹے کرا کے دلی کو نکل جا۔ بخشی سمیت سارے رشتہ داروں کو ایک آنکھ سے دیکھا، اب مار کاٹ رک گئی لگتی ہے۔ دلی بس اڈے سے بھائی کے پاس جاتے ہوئے چاروں طرف پھیلے سہم کو محسوس کیا۔ ارد گرد کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ دھوانسے گھروں کو دیکھ کے مجھے اپنے گھر بجلی کے میٹر کے پاس چڑیا کے بنائے گھونسلے کا خیال آتا، جسے تنکا تنکا جوڑ کے بنایا جاتا ہوا میں نے دیکھا تھا، پر جب آندھی کا جھکڑ آیا تو اس کا تنکا تنکا اڑ گیا اور پھر میٹر کے تاروں میں سے چنگاریاں نکل پڑی اور چڑیا اپنے پریوار سمیت پل بھر میں راکھ ہو گئی تھی۔ دل دماغ میں اتنا کچھ بھر گیا کہ اگلے ہی دن پلٹ آیا، لگا انسانیت کہیں غائب ہو گئی۔ دنوں مہینوں کے بعد کویتائیں اپنے آپ پھوٹ پڑی۔ 24 جولائی 1985 میرا 23واں جنم دن اور دیس کے لیے تاریخی 11 نکاتی راجیو لونگووال سمجھوتا۔ لوگ اخبار پڑھتے، خبریں سنتے، چندی گڑھ پنجاب کو اور بدلے میں پنجاب کے ہندی بولنے والے علاقے ہریانہ کو، راوی بیاس کے پانیوں کا بٹوارا ٹریبیونل کے حوالے، کانپور اور بوکارو کے نومبر کے فسادات کی جانچ، آنند پور صاحب ریزولوشن سرکار یا کمیشن کے سپرد، فوج سے بھاگے ہوئے سپاہیوں کی بحالی وغیرہ۔ دلی میں سکھ مخالف فسادات کی تحقیقات کے لیے پہلے ہی رنگنا ناتھ مشرا کمیشن بٹھایا جا چکا تھا۔ سمجھوتا کرنے والے افریقیوں کے مکھیا راتوں رات امن کے مسیحا بن گئے۔ اس سلسلے میں بائیں بازو کے لوگوں کے نبھائے کردار اور یوگدان کو خاص وزن ہی نہ دیا گیا۔ شدت پسندی کے خلاف نرم گروہوں کی طرف سے اب شانتی اور بھائی چارے کی باتیں سننے کو ملنے لگیں۔ جگہ جگہ باتیں ہوتی، اگر صحیح نیت سے سمجھوتا لاگو ہو جائے تو پنجاب اور ملک دشمنوں کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ پنجابی ہندی علاقوں کے لین دین کی بات کنڈ دکھیڑا کر نبیڑا پہ آ کے ختم ہوتی۔ پھر کچھ جنونی لوگ سرکاری افسروں کے سامنے پنجابی میں کہتے سنے گئے، ساڈی ماں بولی ہندی لکھو جی، اور یوں 11 مہینے بھنبل بھوسے میں بیت گئے۔ پنجاب کا سنتاپ جوں کا توں، نہ حالات بدلے نہ امن لوٹا۔ ماحول اس وقت اور ڈراؤنا اور بھیانک ہو گیا جب دھرم یدھ مورچے کے ڈکٹیٹر سنت ہرچند سنگھ لونگووال کو 20 اگست 1986 کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، جس وقت وہ شیرپور پنڈ کے گردوارے میں اپنا بھاشن کر کے گرو گرنتھ صاحب کے آگے ماتھا ٹیک رہے تھے۔ پنجاب میں سوگ کی لہر گھنی ہو گئی۔ نرم اور گرم گروہوں اور سرکار کے بدلتے پینتروں کے کارن عام جنتا دہشت اور قتل و غارت کے پاٹوں کے بیچ لگاتار پستی نظر آئی۔ امن ایکتا ہر حالت میں قائم رکھنے اور برشا گردی کا منہ توڑ جواب دینے کی اپیلیں کی جاتی۔ کچھ اخباروں کے کمیٹڈ مالک اور کارندے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کچھ وقتی طور پر شدت پسندوں کی بھدی چالوں کا شکار ہوتے گئے۔ اس کالے کال کے دوران میری نوکری کی پروبیشن کے بعد ترقی ہو گئی اور میں گزٹڈ افسر بن گیا۔ اپنی خوشی کی خبر دینے پارٹی کے دفتر گیا، بدھائی، اب تو مینجمنٹ کا حصہ بن گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ یہاں زیادہ نہ آیا کر، اور پچھلے کچھ سال سے تو کون سا کارڈ ہولڈر ہے۔ ضلع سیکریٹری نے مجھے 2 ٹوک صلاح دی، اسی میں تیری بہتری ہے۔ مجھے اپنا بہت کچھ چھینا جاتا محسوس ہوا۔ پچھلے 12 سال سے کئی سیانے ساتھیوں کے گہرے پیار، اپنائیت
और सुच्ची अगुवाई से एकदम महरूमी महसूस हुई, जैसे मोर्चे पे मजबूती और यकीन से डटा कोई सिपाही जख्मी और फिर अपाहज हो गया हो। तन की सरगर्मियों का मन की सरगर्मियों में तर्जुमा होने लगा। काले सफ़ेद लफ्ज़ों की गोलियों के जरिए इंसाफ, अमन, भाईचारे को सेंध लगाते बदमाशों और समाजी नाबराबरी की मुखालफत का पक्का फैसला मैंने बस में पिंड को लौटते हुए कर लिया। मेरा तबादला दिल्ली हो गया। मैंने घर के वेहड़े में कदम रखते ही भाइये और माँ को बताया। रब का शुक्र है जिसने इतने पास आके सुन ली। माँ मेरी अधूरी बात सुन के जल्दी से बोल पड़ी और धरती को नमस्कार किया। अचानक खिल उठा उसका चेहरा मेरे लिए हैरानी का सबब बन गया। मेरा सर सहलाते हुए उसने पूछा, कब जाना है? मैं तो कहती हूँ कि जैसा कल जाना है आज ही दिल्ली की गाड़ी चढ़ जा। थोड़ा सा रुक के उसने अपने दिल की बात बताई। कामरेड कलवंत रास्ता बदल बदल के तुझे फिरनी के मोड़ पे छोड़ के जाता है। तू कभी किसी वक्त आता है, कभी किसी वक्त। जिंदगी का क्या भरोसा रह गया। हर दम जान सूखती रहती है। दिल्ली में बड़े भाई के पास रहेगा तो हमें चिंता नहीं रहेगी। साधु के कुत्ते की तरह जहां कोई कॉमरेड देखा उसके पीछे चल पड़ा। हमारे रोके तो उनके पीछे से हटा नहीं। चल अब, भाइये ने कहा और उसके चेहरे पे किसी जीतने वाले की तरह खुशी की लहर दौड़ती दिखाई दी। मेरी तरक्की? मेरी बात को माँ ने अध बीच में फिर टोक के कहा, कपड़े लत्ते कहाँ रखने हैं? मैं आगे कुछ कहता इससे पहले माँ खुद अपने दिल की बात बताने लगी। इन चंद्रे अभागे दिनों और कलहनी रातों ने माओ के सरों के बूटों जैसे पुत निगलने की ठान रखी है। इसलिए पुत, मैं कहती हूँ तू यहाँ से दूर चला जा। उसने अपनी आंखों से गिरने को हुए आंसू दुपट्टे की लड़ से पोंछते हुए कहा। कैसा कलजुग आ गया। माँ बेटों की लंबी उम्र के लिए उन्हें अपने हाथों से घर से दूर भेज के दुआएं करती हैं और फिर मिलने के लिए तड़पती बिलखती हैं। माँ का गला जैसे बैठ गया और उसके कई बोल उसके मुंह ही में खत्म हो गए। मैंने ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं बड़े दिल जिगरे वाला हूँ, पर अंदर से बर्फ के डले की तरह पिघलने लगा और मन में मेरे तायों के फौजी बेटों नोहने, फुम्मन और मद्दी के बारे में मुकाबला होता दिखाई दिया। उनके छुट्टी काट के जाते वक्त वेहड़े की आधी कुड़ियाँ बुढ़ियाँ और न्याने सियाने इकट्ठे होते। बातें होते में गिनती के दिन चुटकी में खत्म हो जाते। लगता ही नहीं कि नोहना महीने की छुट्टी आया हो। कोई बताता, नद्दी नाम संजोगे मेले, चलो तंदुरुस्ती रहनी चाहिए। पेट में झुलका डालने के लिए हीला वसीला तो करना ही पड़ता है। मैंने देखा कि मेरी ताइयाँ, उनकी बहू बेटियाँ सेजल आंखों से उनको रुखसत करती। माहौल में कुछ देर को जबरदस्ती की चुप फैल जाती। मेरे ख्यालों की लड़ी भाइये के हुक्के की नाल की गुड़गुड़ से टूटी। गुड, बुढ़ापा हम पे छलांगे मारता चढ़ा आ रहा है। अब ये ना हो कि मुड़ के पिंड का रुख ही ना करे। देखते हैं, जो दिल्ली जाता है वहीं का होके रह जाता है। अभी सारी कबीलदारी निपटाने वाली है। भाइये की आंखों में मजबूरियों और बेयकीनी का बहता दरिया मैंने देखा, जो किनारों से बाहर उछलने को उतावला हो रहा था। भाइया, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने मजबूत इरादे से भरोसा दिलाया। भाइया भाइया करता है, इसका मतलब पता है? अपने जिस्म की तरफ हाथ से इशारा करते हुए उसने कहा, इस शरीर के बहाने तू पैदा हुआ, इस शरीर का तू हिस्सा है, तो हम इस तरीके से दोनों भाई हैं। भाइये ने किसी गुनी ज्ञानी की तरह बात की, जिसमें से उलाहना भी साफ छलकता दिखाई दिया। रात भर मैं अपने ही अधिक ख्यालों के घेरे में घिरा रहा। दोस्तों मित्रों से, जो कदम कदम पे मेरे अंग संग रहे थे, एकदम अचानक 400 किलोमीटर दूर के महांगर का सोच के दिल भारी सा होता रहा। अगली सुबह 28 मार्च 1987 को मेरी माँ और बहनें मुझसे पहले उठ के मेरे जाने की तैयारी के आहर में जल्दी जल्दी कभी दालान और कभी रसोई में आती जाती नजर आईं। भाइया, साइकिल में शर्मा की दुकान पे खड़ी कर जाऊंगा। मैंने साइकिल पर पैर मारा और दिल्ली को रवाना हो गया। कुछ पैडल मारने के बाद जब थोड़ा आगे जाके कैरियर पे रखे बैग को देखने के लिए पीछे मुड़ के देखा, भाइया मुझे नजर न आया। माँ, बहनें और छोटा भाई कुलदीप अभी वहीं फिरनी पे खड़े मेरी तेज दौड़ती साइकिल की तरफ देख रहे थे। सड़क के दोनों तरफ पकते हुए लहलहाते कनक के पौधे जैसे मुझे अपनी जवान और ब्याहने जोगी होती बहनों का एहसास करा रहे हों। मुझे महसूस होता
जैसे सारा परिवार मेरे साथ साथ मेरा पीछा करता आ रहा हो। जिंदगी और मौत के बीच। इस कंजर के पुत ने आप तो मरना है, साथ हमें भी मरवाएगा। इसे 4 भवांटियां दे के बांध दे कहीं, खुद ही रन का पुत बन जाएगा। फिर देखेंगे हमारा कितना हाल चाल पूछने को आता है। भैया अपने गुस्सील स्वभाव के मुताबिक उछल उछल पड़ता, पर माँ चुप और साकत खड़ी थी। एक सांस में बोलते हुए भैये का अकहरा शरीर हल्का सा कांपता कांपता लगता। उसकी आंखें कभी अंदर और कभी रास्ते की तरफ फुर्ती से देखती। अब कि मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ही आया हूं, तुम्हारा। चुप कर जा कुत्ते के तुखम, नहीं तो जूतियां मार मार के खोपड़ी तोड़ दूंगा। भाई के बोल इतने ऊंचे थे कि वेड़े के कुछ पड़ोसी घरों के लोग पलों में आ जुड़े। बारियों के गुरमुख ने आते ही पूछा, हमने तो आहट सुनी कि खेत के खोबे में कोई दौड़ता आ रहा है। यार हद हो गई, बात तो बताओ। ताए राम सिंह ने अपने विरले से दाढ़े पे हाथ फेरते हुए बेसब्री से पूछा। होना क्या है, अतवादियों ने घेर लिया, भाइये ने बताया। हला, कहाँ? ताए ने फिर उतस्कता से पूछा। यहीं पीर की खानकाह के परली तरफ। हैं, दिन में अंधेर, पिंड के बाहर ही। अभी तो 8 भी नहीं बजे। अकेला तू था कि कोई साथ भी था? ताए ने बड़ी संजीदगी से सवालों की छड़ी लगा दी। ध्यान था और मैंने बताया। पूछ पड़ताल जारी थी कि ध्यान आ गया। उसके पीछे पीछे बाबों वाला साधु। उसने अपने सदा खुश्क रहने वाले गले को हौले से खंगारते हुए कहा। चांद की चांदनी में इन दोनों की तरफ तानी हुई छोटी बंदूक देख के मैंने पीछे ही हरनाड़ी रोक ली और मैंने देखा कि ध्यान के सांस में सांस नहीं समा रहा था। तीवियां बंदे हमारे चेहरों की तरफ तरस और दया भरी नजरों से देखते खामोश खड़े सारी वारदात को गौर से सुन रहे थे। और मैंने हरनाड़ी वढ़ में डाल ली, जहां गुरमुख खुरों की कनक की बोरियां अब भी बड़ी पुंकर रही हैं। पैर धंसते हैं। बाबा साधु फिर गला खनकार के बोला। सारी कबीलदारी अभी निपटाने वाली है। बड़ा आप टब्बरदार हो गया। अब हम तेरे हाथों की तरफ ही तो देखते हैं, चाहे मैं भी अभी दिहाड़ी धप्पा कर लेता हूँ। भाइये ने अपने मुस्तकबिल की चिंता भरी कहानी का मुख्तसर खुलासा पेश किया। इसके होंठ और चेहरे का मांस फड़क रहे थे। ठाकुरा, रब का शुक्र मना, मुंडे बच गए। बला आई निकल गई, ताए ने दिलासा दिया। तुम फिक्र ना करो, तसल्ली रखो। मैंने अपने भाइये और माँ को हौसला देने की कोशिश की। मुझे माँ की आंखों में भरा पानी उनसे बाहर टपकने के लिए बेताब दिखाई दिया। मुझे लगा कि आज हमारा नंबर लग गया, पर ध्यान ताज़ा बीती सुनाने की कोशिश करने लगा। हम दोनों को उन्होंने अपने सामने 10-15 फुट पर बराबर बराबर खड़ा कर लिया। कहते थे, साले सड़कों पे बीड़ियां पीते फिरते हो। इस बाबे ने जब हरनाड़ी खेत में डाली तो उनका ध्यान उधर हो गया और मैं भी होशियारी से खेतों में घुस गया। दौड़ा ना चाहे, पैर खुपते जाएं। मैं फिर भी दौड़ता रहा। वो कहते रहे, रुक जा नहीं तो गोली मार देंगे। ध्यान ने मुझे दूसरी तरफ दौड़ने को कहा कि कम से कम एक जना तो बच जाएगा। मेरे दाएं हाथ कंटीली दार और कूड़े के ढेर थे। भाग के जाना कहाँ था, मैंने बताया। फिर वो बेहया गालियां निकालने लगे। एक ने कहा, गोली मार और काम नबेड़, ज्यादा बातें न बना। अच्छा, फिर उस AK-47 वाले के जी में पता नहीं क्या आया। मुझसे कहने लगा, तू हमारा सिख भाई है, आज तुझे बख्श दिया। आगे अगर तूने शराब पी या अंग्रेजी बोली तो उड़ा देंगे। इसका मतलब है गुड, तुझे पगड़ी ने बचा लिया। तो फिर वो चले गए? ताए राम सिंह ने फिर पूछा। ताया, उन्होंने साइकिल पर पैर मारा और चले गए। लोहे की बुकलें मार रखी थी। मैं दौड़ के सीधा जोगिंदर फौजी के घर गया कि राइफल निकाल के उनका पीछा करें। फिर वो कहने लगा, पुलिस ने हथियार थाने में जमा करवाए हुए हैं, मैंने बताया। पुलिस वाले आप डरते जान छुपाते फिरते हैं। ताया हल्का सा हंसा। हम 5-7 जने डांगे टोके लेके गए, पर रास्तकों से वापस आ गए। मैंने सबको बताया तो उनकी हल्की सी हंसी छूट गई। भाइये ने धीरे से कहा, उल्लू के पट्टे, कहाँ डांगे, कहाँ AK-47। कई बार शिकार आम रिवायती हथियारों से भी काबू में आ जाता है। मजबूत इरादा और हौसला होना चाहिए। इन जैसे फसली बटेरे हथियारों के बल पर शेर होते हैं। जोर से डपटा मारे
तो बूटों में पानी भर जाता है। और हम इतने सारे और वो 2 जने थे। मैंने कहा तो जवाब में किसी ने हूँ हाँ ना की। और इन हालात में मुझे उस सड़क की खुद ब खुद याद आ गई जहाँ से हम पीछे को मुड़े थे, जिसे 8-9 साल पहले अपने कॉलेज की जून जुलाई की छुट्टियों के दौरान कड़ी धूप गर्मी में मैंने बांस की झाड़ू से साफ करते और मट्टी खोदते दूसरे मजदूरों के साथ कोलतार डाली थी। अपने सर के ऊपर के एंडवे को थोड़ा ऊंचा करके दोनों हाथों बाहों से बारीक बजरी की टोकरियों को चक्री की तरह घुमा के मारने पर उनकी पतली सी परत का नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ गया, जिसमें से धूल का छोटा सा गुबार उठता दिखाई देता और पल भर में उसका वजूद खत्म हो जाता। पर कढ़ाई तले जलती आग की लौ को और ऊंचा करने के लिए लक्कड़ डालते समय अचानक छोटी सी बदली में से मोटी मोटी छींटें बरसी और उनसे उबलती हुई कोलदार के छींटे बाहर को निकल के मेरी दाईं बांह पर पड़ गए थे और मैं तड़प के रह गया था। गुड, कहाँ खो गया? ताए ने मेरी बांह पकड़ के हिलाया। कहने लगे, सतगुरु ने तुझे बख्श दिया। अब जो कुछ तेरे पास है जमीन पे रख दे और दफा हो जा। अगर पीछे मुड़ के देखा या पिंड जाके बताया तो गोली मार देंगे। भाग यहाँ से भैन दिया। और फिर दूसरा बोला, साला रोयांदा, मिजाज से चलता टटर किए जाता है, मार गोली माँ के को। मैंने बयान को विस्तार दिया। ताया, मुझे लगने लगा कि अगला सांस और ये सारा नज़ारा मैं अगले पल नहीं देख सकूंगा। 10-15 सेकंड बाद मेरा हौसला थोड़ा बढ़ गया कि मारना होता तो अब तक मार देते। ऐसी बातों पे बहस काहे को करनी है? अच्छे सिक्खी निभा रहे हैं। बोलबानी, लूट खसूट और मार काट के कारनामे तो देखो इन गुरमुखों के। ताए ने अपने गातरे को निकाल के और उस पर हाथ फेरने के बाद उसे फिर अपनी छोटी सी म्यान में डाल लिया। फिर सुझाव दिया, दिन रहते बाहर अंदर आ जाया करो। इस आंधी का पता नहीं किसे किधर को उड़ा ले जाए। तो गुड, तूने दिया फिर जो तेरे पास था? गुरमुख को जैसे एकदम याद आया हो। बटुआ घड़ी वगैरह मैंने जमीन पे रख दिए और पिंड की तरफ चल पड़ा। ताया राम सिंह जाते जाते कहने लगा, निर्दोषों मासूमों को मार के इन पापियों के पल्ले क्या पड़ेगा? जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है वो भूल के भी खालिस्तान का नाम नहीं ले सकते। 16 आने सच, कुछ आवाजें सुनाई थी। पास पड़ोस से आए लोग अपने अपने घरों को चल दिए। हम सारा टब्बर आधी रात तक बेड़े में बैठे बातें करते रहे। मेरी बहनों के मुंहों पे जैसे ताले लगे हों। उनके चेहरे उतरे हुए होने के कारण यूं लगता था जैसे वो जीती हुई मूर्तियों में बदल गई हों। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरी लंबी उम्र के दिल ही दिल में दुआएं कर रही हों। इस दौरान दूर पिंड से ठा ठा की 2 आवाज़ें आईं। सबकी धड़कन एक बार फिर तेज हुई। हमें पता है दिल्ली में तेरा जी नहीं लगता। तेरा तन वहाँ और मन यहाँ है। हम और तेरे दोस्त मित्र यहाँ हैं। पर माँ ने आगे बात चलाई, भैया अपनी बुआ की जो बेटी बता रहा है उसे देखा बुधवार को। बुधवार? उस दिन तो मुझे वापस जाना है, एक दिन पहले देख लेंगे। मैंने अपनी दफ्तरी मजबूरी का मुख्तसर इशारा दिया। मंगलवार? माँ ने हैरत जाहिर की। मेरा जन्मदिन है मंगलवार। जीने मरने के लिए तो ये दिन बुरा नहीं। सूरज तो हर वक्त रहता है, धरती घूमती है तो दिन रात बन जाते हैं। मैंने समझाने के लिए विस्तार दिया। हमें नहीं समझ आती तेरी बातें, अपना टाइम देख। और कुड़ी को झाती मारा। माँ ने अपने मन की इच्छा दोहराई। मुझे लगा जैसे मेरे माँ बाप मेरी घर गृहस्थी को जल्दी फलता फूलता देखना चाहते हैं। बातें करते करते तारीख बदल गई। अब मैं अपने कमरे में अकेला था। मेरे मन में बेशुमार ख्यालों की लहर चढ़ती उतरती रही। भाइये का सुकड़ा हुआ सा मुंह मुझे कई अहम फैसले करने के लिए मजबूर करता। उसका कहा मेरे कानों में रह रह के सुनाई देता, ये आंधी गुजर लेने दे, फिर जैसे मर्जी आया जाया करना। सारी कबीलदारी तो अभी। ये लफ्ज़ मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच के ताज़ा देखे हुए पलों का एहसास कराते। ज़रा देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जल्दी ही दिन चढ़ने वाला है। यूं 12 और 13 जून 1987 की बीच की रात मेरी ज़िंदगी और मौत के बीच के तारीखी पलों वाली हो गुजरी। मैं नए निखरे दिन का इंतज़ार करने लगा।